तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। साहब इतना ही नहीं है, अगर कोई प्राइवेट आदमी भी इसके ऊपर अगर अनुदान लेने की बात करता है, अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 50% के अनुदान राशि देने की हम लोगों ने पहल कर रखी है। उसमें भी 822 से ज्यादा लोग शायद इस पर अपना अनुदान लेके अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर इतना ही नहीं है, हमारी फसल कट गई, फसल कटने के बाद फिर हम लोगों के खेत खाली होते हैं कुछ समय के लिए, वो खेत खाली हो इसलिए अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े, उसके लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि भाई अगर मैं किसान हूं 5-6 किले का और मैं अगर 5-6 किले की खेती करता हूं तो मैं अपने खेत को खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी भूमि की शक्ति को बढ़ाऊंगा। इसके लिए हमारी हरियाणा की सरकार ने एक किसान को 5 किला का बीज ढांचे का वो 80% अनुदान पे देने का निर्णय लेने वाली यह हरियाणा की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है। इतना बड़ा काम हमारी भूमि को बचाने के लिए भी हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सर इतना ही नहीं है, अगर हम लोग धान का गेहूं का अगर इसकी बीज सरकारी एजेंसी के माध्यम से लेंगे तो हमारी हरियाणा की सरकार ने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि भाई 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोग उसमें किसान को छूट देंगे। क्या आपकी सरकारों ने कभी इस तरह का सोचा भी? क्या सोचने की बात तो छोड़ो, आप सोच भी नहीं पाए और हम लोग लगातार इस काम को निरंतर कर रहे हैं। अगर मैं किसान हूं और मेरा मन किया कि भाई मैं तो तिलहन की खेती करूंगा, तो तिलहन की खेती करने के लिए मुझे 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुझे उस पर भी छूट दे दी। अगर मैं दलहन की खेती करूंगा तो उस पर भी मुझे 1500 रुपये तो लेकर 2500 रुपये तक की वो प्रति क्विंटल छूट, ये भी हमारी सरकार ने किसान के लिए दे दी। या क्या आप लोगों ने कभी जनता को जाके पूछा, क्या कभी किसी को बताया कि इस प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, आप इस योजना का लाभ लीजिए? क्या आप लोगों का ये नैतिक दायित्व नहीं बनता? क्या हम लोग हरियाणा प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम भी जाकर लोगों को बताएं कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इन योजनाओं का आप लोग लाभ लीजिए? मगर वो तो दिमाग में पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो लोगों के बोलोगे क्या, और जब बोलोगे नहीं तो फिर वही एक कहावत भी आती है ना कि हर साख पे उल्लू बैठा अंजामे खुदा क्या होगा। वो तो हम सब लोगों को कहावत सुनी भी है, पढ़ी भी है। सर इससे भी आगे की बढ़ के बात है, इससे आगे बढ़ के बात ये है, अरे सर मैंने आपको बोला ही नहीं है, आप क्यों अपने ऊपर लेके जा रहे हो? मैंने आपको तो बोला ही नहीं है, मैंने आपको बोला ही नहीं है सर, मैंने तो आपको बोला ही नहीं है, मैंने आपको नहीं बोला है, मैं तो अपनी बात बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लीजिए ना। सर हम लोगों ने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि भाई प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देखो आपका क्या होगा। सर किसानों को सर हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हमारी जो भूमि है, इस भूमि की शक्ति कैसी है, ये भूमि उपजाऊ है कि नहीं है? क्या कभी किसी सरकार ने आज से पहले सोचा कि भाई हम अपनी भूमि की जांच कराएं और पूरे देश की भूमि की जांच कराएं? हम अपने किसान को बताएं कि इसमें कौन सी फसल उगेगी, कौन सी फसल नहीं उगेगी, किस प्रकार की फसल अपने को उगानी चाहिए, उसके लिए भूमि की ताकत कैसी हो, उसकी उर्वरा शक्ति कैसी हो, उसमें नाइट्रोजन कितना हो, फास्फोरस कितना हो, जिंक कितना डले, जिप्सम कितना डले, इसकी कभी किसी ने चिंता की? कोई चिंता आज तक नहीं हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय इतना अच्छा आया कि आज हरियाणा प्रदेश के हर किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के हमने हर किसान की जेब में डाल दिया और उसके पास हमारा अधिकारी कर्मचारी जाता है और उसको एक बार जरूर बताता है कि आप लोग इस प्रकार की भूमि में ये आप खेती कर सकते हैं, आप ये खेती करिए। और उस खेती करने के लिए सरकार ने बहुत सारी छूटें दी हैं। बहुत सारी छूट क्या दे दी? अगर हम लोग धान के पीछे पड़ गए तो सरकार ने कहा कि साहब धान छोड़ दो, आप कोई मक्का उगाओ, दलहन उगाओ और सरसों उगाओ, दूसरी चीजें उगा लो। आप लोग अगर इसको छोड़ोगे तो हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार आपको 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देगी। और हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के ऐसे हजारों किसानों को इस प्रकार की सहायता और अनुदान देके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। इस फसल चक्कर को तोड़ने का काम शुरू किया है कि हम लोग ये फसलों का फेरबदल करके हरियाणा प्रदेश के
को किसान को आर्थिक रूप से भी कैसे सशक्त बनाए, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाए, इस दिशा में भी माननीय मनोहर लाल जी का सीधा और साफ साफ सोचना है। और उसी सोच के आधार पर हमारी सरकार निरंतर काम करते हुए हमने किसानों के लिए और भी बड़ा काम कर दिया। पहले तो अब लोग प्राकृतिक आपदा आती थी, आप लोग 5 रुपए के चेक देते थे, हमने 12,000 रुपए देने का काम शुरू किया। हम लोग 12 पे भी नहीं टिके। अब मनोहर जी ने कहा कि नहीं, नुकसान ज्यादा हो गया, इसलिए और आगे बढ़ जाओ। और इस बार आगे बढ़ने का नतीजा ये निकला कि हम लोग 15,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो मुआवजा देने के काम हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया और 561 करोड़ रुपए इसके हिसाब से हमने हरियाणा प्रदेश के किसान के सीधे बैंक में खाते में डाल के उनको लाभ देने का काम किया है। सर इतना नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस फसल बीमा योजना का लोग चिल्ला रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, हमारा का तो नाश हो गया, हमारा किसान भी मार दिया, हमारे किसान का बड़ा नुकसान हो गया। जब उनको पता लगा कि यार ये काम तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई। बोलती क्या बंद हो गई? क्या अब ये कहीं जाकर नहीं बोलते कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गलत है, इसको आप स्वीकार मत करो, क्योंकि अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चले हुए कारतूस चलाते थे, वो ठुस ठुस निकल गए। और इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा वो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को, उसका सीधा लाभ वो हमारे प्रदेश के किसानों को मिला है। सर इससे भी आगे बढ़ गए, इससे आगे क्या बढ़े? पहले कभी आप लोगों ने सुना क्या कि फलां की सरकार थी, फलां की सरकार थी, उस सरकार ने कोई 2-3 फसलों से ज्यादा कोई फसल खरीदी हो, 2-3 फसलों से ज्यादा फसल खरीदी हो, पेमेंट टाइम पर नहीं होती थी, आरती के पास चली गई, बस वहां पे रुक के खड़े ही गई, किसान परेशान हो गया। हमारी सरकार थी, 56 इंच का सीना है मनोहर लाल जी का, निर्णय लिया कि 2-3 फसलें नहीं खरीदेंगे, 14 फसलें खरीदेंगे। और 14 की 14 फसलें खरीदी और फसल खरीद कर सीधा पैसा किसान के खाते में डालने का काम करने वाली ये देश में पहली मनोहर सरकार है जिसने किसान के सम्मान की रक्षा की है। क्या आप लोगों के पास इसके ऊपर कोई तर्क है? क्या कोई बोलेगा कि काम हम लोगों ने गलत किया? हम लोगों ने एक एक से बढ़ के एक काम किया। हमने कहा कि हम लोग भावांतर भरपाई योजना लेके आएंगे। मेरे को कुछ लोग मिल गए, वो कहने लगे कि ढांडा जी ये भावांतर यू केस होता है। मैंने कहा भाई तू पढ़ ले एक बार। बोला भाई समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, संधि विच्छेद करते आवे बिलावे। मैंने कहा भाव लिखा। मैंने कहा फिर आगे प्लस करके लिख दिया, अंतर बिला अंतर लिख दिया। मगर समझ में आ गया? बोला हाँ आ गया। मगर के बोला जो भाव में अंतर है उसकी भरपाई सरकार करेगी। हमने तो इन ऐसे ऐसे लोगों को भी यहाँ पर जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत अच्छा बताते हैं, उनको भी संधि विच्छेद कर करके समझाना पड़ता है कि भावांतर भरपाई योजना का मतलब क्या है। साहब हमारी सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में चाहे हमारी सब्जियां हो, किसान की अगर फसल खराब हो गई या उसका भाव उसको नहीं मिला, टमाटर अगर पिट गया, गोभी अगर पिट गई, मटर अगर पिट गई, तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि तुम चिंता मत करो, सरकार ने एक दाम फिक्स कर रखा है। अगर 2 रुपए किलो बिके 2 रुपए किलो बेचाइयो, अगर 3 रुपए किलो बिके 3 रुपए किलो बेचाइयो। हमारी सरकार ने 5 रुपए 8 रुपए घोषित किया है। जो बाकी बचेगा वो सीधा का सीधा पैसा हम आपके खाते में डालेंगे। और हमारी सरकार ने उस पैसे को खाते में डाल के हरियाणा प्रदेश की जो कमर थी किसान की उसको टूटने से बचाया है। और ऐसा काम पहली बार हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने किया, उस सरकार का नाम भी मनोहर सरकार है। मैं आपको एक एक करके योजनाएं बता रहा हूं। आप में अगर दम है तो जाओ और खोजो, और खोज कर कहीं से जुटला सकते जुटलाओ। एक एक आंकड़े के ऊपर हम लोग इस पर बात करेंगे। सर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम लोग बागवानी के क्षेत्र में काम करेंगे। बोलने ना बीच में आप जवाब। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग बागवानी के क्षेत्र में काम करेंगे। बागवानी के क्षेत्र में अरे भाई आपको पता ही नहीं है, आप क्यों टाइम आपको नहीं पता। मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्या काम किया, जाओ राजनीति छोड़ दूंगा। एक आदमी खड़ा होकर बोल ले, एक आदमी सिंगल चैलेंज करके कह रहा हूं, एक आदमी बोलो कि बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया। आपको पता ही नहीं है। अगर हम लोग इस मंच के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसान को बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए, तो कम से कम उन लोगों को सुन लेना चाहिए। आपकी बारी है, जवाब बोल लेना जी। ये कोई बत्रा जी आप बीच में ना बोले, आप बोल लीजिए।
बत्रा जी आप बैठिए। सर, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उद्यान के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम करेंगे, किसान को प्रोत्साहित करेंगे। किसान को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने आम क्या, अमरूद क्या, नींबू क्या, अगर कोई इसकी खेती करेगा तो उसको भी हम लोग 40 से 50% का अनुदान देंगे। और ये 40 से 50% का अनुदान अगर हम लोग प्रति हेक्टेयर माने तो 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उनको किसान को अनुदान दे रहे हैं। सर, इतना ही नहीं है, टिश्यू कल्चर हो, अनार हो, खजूर हो, अगर इसकी भी हमारा किसान कोई खेती करे और उसको प्रोत्साहित हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी 75% तक का अनुदान हमारी सरकार दे रही है। और 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का अनुदान पर हेक्टेयर के अंदर हम लोग हरियाणा प्रदेश के किसान को आज की डेट में मनोहर सरकार उपलब्ध करा रही है। सर, इतना ही नहीं है, इससे आगे भी बढ़ के अगर हम लोग कहें कि आज हम लोग अगर फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं, फसल चक्कर के अंतर्गत अगर हम लोग दूसरे प्रकार की खेती किसान से करवाना चाह रहे हैं तो हम किसान को किसी भी सूरत में मरने नहीं दे रहे हैं। उनको खड़ा करने के लिए ऐसी योजनाएं कि अगर कोई मसाले की खेती करेगा, अगर उसकी लागत इकाई अगर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से आती है तो उसमें हमने 12,000 रुपए उस किसान को देने का काम हमारी सरकार ने उस पर शुरुआत की है। सर, इससे भी आगे बढ़ गए, अगर आप लोग फूलों की खेती करोगे तो फूलों की खेती करने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास का बाजार बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ा बाजार एनसीआर के इस बहुत बड़े बाजार पर हरियाणा प्रदेश का फ्लोरिकल्चर का किसान वो उसके ऊपर अपना काम करेगा। तो उसके लिए हमारी सरकार ने, इसके अंदर भी हमारी सरकार ने 60,000 रुपए तक के अनुदान यह हमारे प्रदेश के किसान को देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। आपके तो गुड़गांव में भाई साहब हमने फ्लोरी वो एक मंडी फ्लोरिया वो हो गया, हो जाएगा, चिंता नहीं करें। अगर आपने सुगंधित, अगर आपको खुशबूदार फूलों की खेती करनी है तो खुशबूदार फूलों की खेती करने के लिए भी हमारी सरकार 40% का अनुदान वो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान को उपलब्ध करा रही है। अगर हम लोग मशरूम की बात करते हैं कि मशरूम के लिए 300 रुपए प्रति ट्रे के हिसाब से उसकी लागत अगर आती है तो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार 90% तक का अनुदान उस पर देकर 270 रुपए प्रति ट्रे के हिसाब से और एक किसान को 100 ट्रे हम लोग इतनी बड़ी अनुदान राशि अपने हरियाणा प्रदेश के मशरूम के किसान को देके उसको आगे बढ़ाने का, उसके सपनों को पूरा करने का काम, ये भी हमारी मनोहर सरकार की सोच और दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज हजारों एकड़ जमीन से हमारे किसान जो एक ही फसल पर अटके रहते थे उससे बाहर निकलकर आज अपने आप को वो सबल बनाने का काम कर रहे हैं। सर, इतना ही नहीं है, इतने काम है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि भाई मधुमक्खी का पालन करने वाला किसान है, अगर मधुमक्खी का जो किसान है उसको भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हमने कहा कि भैया तुम आगे बढ़ो और जितना हो सके आप उतना काम करो। अगर हमने कहा कि मधुमक्खी ब्रीडर है, अगर वो 10 लाख रुपए उसका एक ब्रीडर पर खर्च आता है तो हमारी सरकार ने उसको कहा कि आप लोग 40% की सब्सिडी लीजिए, 4 लाख रुपए सरकार आपके काम को शुरू करने में उसमें हाथ बढ़ाएगी। साहब, इतना ही नहीं है, इससे भी आगे अगर मधुमक्खी का बक्सा है, अगर 2152 रुपए का प्रति बक्सा आता है, हमारी सरकार ने 50 बक्सों की उस पर अनुदान देने की छूट वो 88,000 रुपए से ज्यादा बनती है, वो भी अगर कोई सरकार दे रही है तो वो भी मनोहर सरकार हरियाणा प्रदेश के मधुमक्खी पालन करने वाले किसान को उपलब्ध करा रही है। सर, इससे भी आगे एक 8 फ्रेम की एक मधुमक्खी कॉलोनी होती है, 8 फ्रेम में आती है, उस 8 फ्रेम में 2,000 रुपए प्रति कॉलोनी आता है। उसका भी जो 50 बक्से अगर उसके फ्रेम कॉलोनी बढ़ाए जाए तो उसके भी 85,000 रुपए, लगभग 85% तक का अनुदान वो भी हमारी हरियाणा की मनोहर सरकार अपने किसान को उपलब्ध करा रही है। सर, इससे आगे भी बढ़ गए हैं, अगर मधुमक्खी पालन करने वाला कोई औजार लेना चाहे, अगर उस औजार का खर्च 22,000 रुपए तक है तो उसका भी अब मैं कहूंगा कि 17,500 रुपया उसमें से भी हरियाणा की मनोहर सरकार ये औजार खरीदने के लिए अपने किसान को उपलब्ध करा रही है। छोटी से छोटी चीज को लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक, अगर मैं कहूं कि वेयर हाउस कोल्ड स्टोर की बात करूं, अगर 5,000 मीट्रिक टन का अगर कोई कोल्ड स्टोर बनाना है, उसका अगर 800 रुपए से लेके 1,000 रुपए अगर मीट्रिक टन के हिसाब से अगर उस पर खर्च आता है
तो लगभग 600 लाख रुपए में से भी लगभग 35 से 40% की सब्सिडी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार अपने प्रदेश के और देश के किसान को उपलब्ध करा रही है। एक एक मुद्दे पर अगर मैं बोलूंगा, एक एक से ट्रैक्टर के ऊपर क्या है, कल्टीवेटर के ऊपर क्या है, टीलर के ऊपर क्या है, कितने प्रकार की हमारे यहाँ पर सब्सिडी किसान को उपलब्ध हो रही है। अगर ये सारी की सारी जानकारियां अगर हमारे तमाम साथियों को हो और अगर उसको वो लाभ दिलाने के लिए जुट जाए, मैं समझूंगा कि आप एक बहुत बड़ा नेक काम करेंगे। हो सकता है कि आपके गुना उस किसान के मार्फत अगर आप भी गंगा जी के घाट पे जाके डुबकी लगाने के बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये कटाक्ष, इसलिए इस प्रकार की राजनीति कि भाई हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, सब लोग आपने किया है, आपने जो किया अच्छा किया, दूसरे ने जो किया बिल्कुल गलत किया। मैं कहता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मनोहर सरकार ने किया और मनोहर सरकार की उपलब्धियों के कारण ही आज हरियाणा प्रदेश का किसान तरक्की, उन्नति और प्रगति कर रहा है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग को टच किया है। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी योजना बढ़ाई। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग अंत्योदय पे काम करेंगे और अंत्योदय का मतलब कि वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति, अब किसी से पूछे आप में से कि अंत्योदय का मतलब क्या है, गारंटीड बात 80% लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता है। मैं बता ही दिया जाता हूं, अंत्योदय का मतलब है वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं और जिसके सिर के ऊपर छत नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी मनोहर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग उसको भी हम अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। और पैरों पे खड़ा करने के लिए हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी के नाम से एक योजना चलाई है, उस योजना में हम पहले चरण में इस प्रकार के मेलों का आयोजन कर रहे हैं जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है। पहले उसकी इनकम को खड़ा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसका डाटा हमारे पास पीपीपी पे आ गया, परिवार पहचान पत्र पे आ गया। ऐसी योजना भी हिंदुस्तान में पहला राज्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बन गया, जिसने पूरे देश के सामने एक विकल्प रखा कि आप इस आधार पर आप लोग अपने हर नागरिक की तमाम प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते हो और उनको हर सरकारी योजना का लाभ सीधा उनके घर तक भेज सकते हो। ऐसी योजना को बनाने वाला भी पहला प्रदेश बन गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो किया वो अभूतपूर्व किया और इस दो अभिभाषण में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने लिखी नहीं। वो लिखी इसलिए नहीं कि आप लोग पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ भी जाओगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर को उतर जाएगी, इसलिए सिर के ऊपर को ना उतरे, इसलिए साधारण शब्दों में इस अभिभाषण में हमने अपनी सरकार की सारी उपलब्धि और जानकारियां रखी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए जिस प्रकार की योजना बनाई है, उस योजनाओं का लाभ हरियाणा प्रदेश का बच्चा हरियाणा प्रदेश का एक एक वर्ग ले रहा है। मैं ऐसे नीतिकार और ऐसी पॉलिसी बनाकर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए दिन रात 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री को सलूट करता हूं कि आपकी बहुत बहुत वाहवाही चारों तरफ है कि आपने हर क्षेत्र में एक नया आयाम आपने छुआ है। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा, मैं एक बात कह रहा हूं। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं डांडा साहब से बहुत प्रभावित हूं, इनकी दाद देता हूं। ये इतने बड़े कलाकार हैं, रामलीला में काम करते ही है। इनको हनुमान का रोल भी दे दो, इनको रावण का रोल भी दे दो, वैसे ही रोल कर देंगे। अब सही रोल कर रहे हैं। आपने बहुत बहुत बार अब श्री ईश्वर सिंह जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मैंने पिछली बार भी आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मैं रामलीला में पार्ट करता हूं और मैं उस रामलीला में जिस रामलीला में आदरणीय बीबी बत्रा जी शूर्पणखा का रोल करते थे, मैं उसमें लक्ष्मण का रोल अदा करता हूं। ईश्वर सिंह प्रारंभ होगी। माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री महिपाल ढांडा एमएलए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय के एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के
अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 2 मार्च 2022 को 2 बजे मध्याह्न पश्चात सदन में देने की कृपा की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारी सरकार ने ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए कि जिसको लेकर जनता में एक विशेष उत्साह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमारी इन नीतियों का, सरकार की उपलब्धियों का विपक्ष के पास किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक एक ऐसी उपलब्धि जिस उपलब्धि का बीच में सर मैं तो शुरू भी नहीं किया, अभी से पहले बीच में की तरह उछलने लगे। बीच में टोका टाकी ना करें। फिर मैं भी बीच में टोका टोकी करूं। बीच में टोका टाकी ना करें, समय खराब होगा। तो मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की उपलब्धियां, जो हमारी सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में मैं तो यहां पर संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूं। सर, सरकार ने बहुत बड़ा एक काम किया। काम क्या कि बरसों तक हम लोगों को लगता था कि हम लोग तो गांव के रहने वाले, गांव में पीने का पानी, अगर ये पीने का पानी गांव में अगर टूटी हुई पाइपलाइन से जा रहा है, सड़ा गला पानी हम लोगों को मिल रहा है और उस पीने के पानी की कोई व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, तब हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के साथ जल देने का प्रबंध करेंगे। और इस प्रबंध में हमारी सरकार ने कहा है कि 2025 तक हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करें। मगर मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनकी नीतियों ने, उनके काम करने की कला के कारण आज हमने निर्णय लिया कि 2022 के अंत तक हरियाणा प्रदेश के हर घर को हम नल के साथ जल देने में कामयाब हो जाएंगे। हम हर घर में ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। सर, हमारी सरकार ने बोल लो एक बार क्या कहा वो आप जिस दिन उस टुंटी को न खोलोगे, पानी पियोगे, तब समझ में आएगा आपको। 2022 का अंत आ लेने दो, 2022 का अंत आ लेने दो। सर, ऐसा ही नहीं, सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किए। सर, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जो लोग पहले कभी सोच भी नहीं पाए थे, वो लोग सोच भी नहीं पाए, और हमने उस दिशा में ऐसे कदम उठाए और हम उतनी तेजी के साथ चले। और सरकार का एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति थी कि हम लोग हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और उस दिशा में हमने लगातार प्रयास किया और उस प्रयासों में हमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है और काफी जिलों में हमने इस पर काम भी अपना जारी कर दिया है। सर, इतना ही नहीं है, सरकार ने निर्णय लिया कि कोरोना जैसी महामारी आई, इस महामारी में हम लोगों को बेड्स की बड़ी प्रॉब्लम सामने एकदम स्पष्ट नजर आई। एक मुश्त सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग हर जिले के अंदर जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, हम उसको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाकर जनता को सुपुर्द करेंगे। और उस दिशा में हमारी सरकार निरंतर अच्छे प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जन स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार की सोच और दूरदृष्टता का परिणाम आपने जो प्रदर्शन किया है, उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता आदरणीय मनोहर लाल जी आपको सदैव आभारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया। भाई, फरीदाबाद के छासिया में अटल जी के नाम से, स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय नेकीराम जी के नाम से भिवानी के अंदर, अब जींद के हैबतपुर में, महेंद्रगढ़ के कोरियावास में राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्थापित वो हम लोग वहां पे कर रहे हैं। और इतना नहीं है, कैथल में भी, सिरसा में भी, यमुनानगर में भी हमने इसकी पहल शुरू कर दी। अब इसे यह हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज तो हम लोग बना रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ की हम लोगों को अति आवश्यकता है,
जिसके बिना हमारे हॉस्पिटल अधूरे हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे। और नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए कुरुक्षेत्र में भी, कैथल में भी, फरीदाबाद भी, रेवाड़ी भी, पंचकुला में भी हमने अपने काम को बहुत तेज गति से करना प्रारंभ कर दिया, जिसका नतीजा अभी से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी अभूतपूर्व क्रांति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लेके आएंगे, जहां पर हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको मुफ्त टाइप हम लोग कैसे स्वास्थ्य के साथ उसका हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हमारी सरकार अपने इस काम को बढ़ा रही है। सर इतना नहीं है, आजकल हम लोग एक प्रचलन भी हो गया है, और प्रचलन भी नहीं, ये एक हमारी जरूरत भी है। और उस जरूरत के नाते हमारी सरकार ने उसको पहचाना, और सरकार ने पहचान कर निर्णय लिया कि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, योग में और प्राकृतिक चिकित्सा के दौर में, आज के दौर में जो ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, हम लोगों ने इसकी तरफ भी मनोहर सरकार ने अपना पूरा ध्यान हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की तरफ, आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के तरफ भी बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। सर इसी में महेंद्रगढ़ के पट्टिकारा में आयुर्वेदिक अस्पताल हम लोगों ने शुरू कर दिया। जज्जर के देवरखाना में भी हमारी ओपीडी शुरू हो गई। नूह के अकेड़ा में यूनानी कॉलेज, अम्बाला में होम्योपैथिक कॉलेज, ये हमने खोलने की परमिशन भी दे दी। और मैयड़ है हिसार के अंदर, वहां तो 50 बेड का हम लोगों ने एक आयुष हॉस्पिटल भी खोलने का काम शुरू कर दिया, खोला जा रहा वहां पर। इतनी बड़े स्वास्थ्य के जगत में आयुर्वेद और एलोपैथी में हमारी सरकार एक एक चीज को चुन चुन कर, जिसमें जनहित का सबसे बड़ा लाभ हो, उस दिशा में हमारी सरकार लगातार ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। सर इतना ही नहीं है, पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर हम लोग बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी पंचकुला के अंदर चाहे टूरिज्म हब हो, चाहे मोरनी के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म सर्किट रूट, माउंटेन ट्रेकिंग की हो, बाइकिंग की हो, पैराग्लाइडिंग, ये सारा का सारा विकसित किया। और इसकी तरफ भी अगर पहली बार किसी सरकार का ध्यान गया तो उस सरकार का नाम है मनोहर सरकार। और मैं मनोहर जी को बहुत बहुत मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि मनोहर जी, आपके कारण हमारे हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों को टूरिज्म के क्षेत्र में रुचि रहती है, उस क्षेत्र में भी आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक एक का क्षेत्र चुन चुन कर उस पर कैसे काम किया जाए, पहले के लोग तो सोच भी नहीं पाते थे, हम तो धरातल पर उठा रहे हैं और उठा के उसको पूरा करने का जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में भी हम 100 के 100 खरा उतर रहे हैं। मनोहर जी की सरकार 100 में 100 काम करे, इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ते हुए हम अपने लोगों को सब प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। सर हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए भी अभूतपूर्व काम किया, अभूतपूर्व काम किया है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई पंचायती राज है और पंचायती राज के अंदर हम लोग 33% से आगे बढ़ने चाहिए। आगे बढ़ने के लिए 50% की हिस्सेदारी, उसमें कहा कि क्योंकि बराबर का हक होना चाहिए, इसलिए बराबरी का अगर समान दर्जा अगर किसी ने हरियाणा प्रदेश में नहीं, इस देश के अंदर किसी सरकार ने दिया है तो सरकार का नाम मनोहर सरकार है। और मनोहर सरकार के प्रति महिलाओं का जिस प्रकार से आज एक वो उनका सम्मान के रूप में देख रही हैं, वो बहुत ही तारीफे काबिल है। सर इतना नहीं है, पुलिस की भर्तियां होती थी, पुलिस की भर्तियों के अंदर बताएंगे आंगनवाड़ी वालियों को तुम जहां छोड़ के गए थे, उसमें आंगनवाड़ी वालियों में भी तुम जहां छोड़ के गए थे उसका डबल करने का काम भी अगर किसी ने किया तो वो भी मनोहर सरकार ने किया है। ये क्यों नहीं आप बोलते? सर इतना ही नहीं है, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। निवेदन ये कि महिलाओं को हमने पुलिस के अंदर जब भर्ती होती थी तो 5.5% की हिस्सेदारी उनकी थी। माननीय मनोहर लाल जी ने निर्णय लिया कि हम लोग इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे, सीधा डबल का जंप मार दिया, 9% की बढ़ोतरी कर दी। और चिंता मत करो, इसी साल में मानना चाह तो
भगवान ने चाहा, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमारी बहन बेटियां जो पुलिस में भर्ती होती है वो 9% से बढ़ के सीधे 15% तक लेके जाने का निर्णय यह मनोहर सरकार ने लिया है। इतने बड़े अभूतपूर्व निर्णय और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को खुजली हो तो ये बात मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उसको किसी भी सूरत में सहन करेगी नहीं। सर इतना ही नहीं है, हमारे नौजवानों के लिए भी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ना तो हमारे खिलाड़ियों ने कसर छोड़ी और ना हमारी सरकार ने कसर छोड़ी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जहां हमारा सीना चौड़ा किया है वहीं पदक पे पदक जीतकर इस देश का भी नाम रोशन कर दिया। एक एक करके पदक जीत के लेके आए और हमारा नाम रोशन किया। और हमारे तो गांव के पास का छोरा नीरज चोपड़ा, उसने तो शेर ने ऐसा भाला फेंका कि सारे का सारा दुनिया उसको देखती रह गई, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। और जब मुकाबला नहीं कर पाया तो हरियाणा की सरकार ने भी निर्णय लिया कि जो भी हमारे स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, कांस्य पदक जीत के आए हैं, जो हमारे लोग ये मेडल जीत के लेके आए हैं, इनके लिए खजाना खोल दो। और ऐसा खजाना खोला कि भाई 53 करोड़ रुपया सीधा हमारे जवानों के खिलाड़ियों के खाते में डालने का काम ये आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। पूरे देश में आज जब ये ओलंपिक का गेम चल रहा था तो आप सब लोग देख रहे थे कि किसी प्रदेश ने 5 लाख दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, करोड़ तक कोई पहुंच पाया। मगर मारे वाले ने तो कमाल ही ढा दिया, 6 करोड़ के, 3 करोड़ के, 2 करोड़ के और इतने काम, इतने पैसे उनके खाते में डाल दिए। आज हरियाणा का जवान, आज हरियाणा का खिलाड़ी, गोगी जी आप मेरे पड़ोस वाले हो, बहुत पानी पियाओ नहीं ताड़े पिलाऊंगा। ठीक है, हमारी सरकार ने एक बाद रिकॉर्ड और उधर से हमारे खिलाड़ियों ने भी एक से एक काम कर दिया। खिलाड़ियों ने क्या काम कर दिया भाई, हमारे हॉकी के हमारे खिलाड़ी, चाहे वो महिला की टीम हो चाहे पुरुष की टीम हो, दोनों ने इस हिंदुस्तान का गौरव और शान बढ़ाने का काम किया। उसमें हमारे भी 2-3 बच्चे हमारे भी उसमें आए हैं। इतना ही नहीं किया है, पैरा ओलंपिक में तो और भी कमाल कर दिया। 19 में से 6 हमारे जीत के आगे और इससे भी आगे बढ़ के काम ये किया कि भाई जो हमारे खिलाड़ी हैं उसमें मनोहर सरकार जी ने जो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा पैसा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। इससे भी आगे बढ़ गए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हमारे यहाँ पे खेल की नर्सरियां खुलनी चाहिए और ये खेल की नर्सरियां जब खुलेंगे तभी हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश में 600 से भी ज्यादा हमारी सरकार ने खेल नर्सरियों को खोला। और खेल नर्सरियों को खोला नहीं, उसमें जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, जो नर्सरी के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, उसमें 8 साल से लेकर 14 साल के बालक को 1500 रुपए प्रति माह और 15 साल से लेके 19 साल के बच्चे को 2000 रुपए प्रति माह, ये हमने उनको अग्रिम राशि उनकी खुराक के लिए, उनके पालन पोषण के लिए ये हमारी सरकार हर बच्चे को उपलब्ध करा रही है, हर बच्चे को उसमें उपलब्ध करा रही है। सर इससे भी आगे बढ़ के हमारी सरकार ने एक सुरक्षित रोजगार की नीति भी बनाई। ये सुरक्षित रोजगार क्या हमारे जितने भी प्लेयर्स जीत कर आएंगे, जितने नौजवान ओलंपिक से या दूसरे चाहे वो एशियन गेम्स हो जिसमें भी जीत के आएंगे, उसमें हम उन लोगों को रोजगार दें और रोजगार भी अच्छे वाला दें। और इसलिए इसी साल आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हमारे यहाँ पर ग्रुप ए में 19 बच्चों को, ग्रुप बी में 3 बच्चों को और ग्रुप सी में 41 खिलाड़ियों को नौकरी देके उनका हमने जो सम्मान बढ़ाया है, उनमें जो एक हौसला दिया है, उस हौसले को और उस प्रेरणा को लेके ही हमारे आने वाली जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी अपने काम को और अच्छे से करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार का काम ये सरकार हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रही है। सर हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम उठाए। हमने यहाँ पर तय किया कि हम लोग जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसको हरियाणा प्रदेश में भी एक लक्ष्य दिया गया कि 2030 तक इसको पूरा करो। 2030 तक का लक्ष्य दिया गया, मगर हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री ने तय किया और संकल्प लिया कि 2030 क्यों
2025 क्यों नहीं? इसलिए 2025 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके अपने प्रदेश के लोगों को कैसे हम लोग बच्चों को संस्कारित करें, कैसे उनके जज्बे को और बुलंदियों तक लेकर जाएं और वो जीवन के हर पहलू को समझ सके, उसके लिए हमारी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी तेजी से उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। सर, इसमें हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया। निर्णय क्या कि हम लोग केजी से लेकर पीजी तक एक छत के नीचे कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे, इसके लिए भी हमारी सरकार ने पहल की। पहले के बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठते हैं, कहते के साथ हमारी सरकार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में ये किया, और जब हम लोग कहीं पर जाते स्कूलों में तो देखते कि जर्जर बिल्डिंग, जर्जर हालात में पड़े, और उनके अंदर से अगर वो नई शिक्षा नीति या शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई क्रांतिकारी वो कहेंगे कि हमने कोई बहुत बड़ा बदलाव किया, वो एक ढकोसला होता था। आज की डेट में हमारी सरकार ने हर नए बिल्डिंग जिसकी जर्जर हुई थी, बहुत सारे स्कूलों को, अगर मैं कहूं कि 50 से 60% स्कूलों का हमने जीर्णोद्धार करके नई बिल्डिंग्स बना के इस प्रदेश के अंदर शिक्षा में उसके बुनियादी ढांचे में एक आमूलचूल परिवर्तन किया। इसमें कोई मैं कहूंगा कि शक की बात नहीं है। हमारी सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? तब बोलना निर्णय क्या लिया? मनोहर जी की सरकार ने निर्णय लिया। मैंने आपको कुछ नहीं बोला जी, आप बाद में बोलना, आपका नंबर है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई जो प्राइवेट स्कूल हैं, इन प्राइवेट स्कूलों की तरह हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी कुछ तब्दीली आए। लोगों को भी लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मगर जबकि हमारे पास सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, हमारे स्कूलों के अंदर वेल क्वालिफाइड अगर हमारे अंदर यहाँ पर टीचर हैं, तो ना हम लोग भी इस ढांचे में कुछ परिवर्तन करें। और परिवर्तन के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ पर सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोलेंगे। निर्णय लिया ही नहीं सर, इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा की शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया कि 138 मॉडल स्कूल हमने एक साथ खोल के हरियाणा प्रदेश में एक नया इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में रचने का काम किया है। सर, इतना ही नहीं है, भिवानी के अंदर भी हमने तकनीकी शिक्षा की तरफ भी बहुत बड़ा ध्यान दिया। तकनीकी शिक्षा के अंदर नए नए हमने औद्योगिक संस्थान खोलने का काम शुरू कर दिया। सर, भिवानी के नंदगांव की बात कर लो, फरीदाबाद के सिकरोना की कर लो, करनाल के गरोंडा रिंदरी की बात करो, सिरसा के जीवन नगर में आ जाओ, महेंद्रगढ़ के सतनादेव सेलांग में आ जाओ, कुरुक्षेत्र के बलालपुर में आ जाओ। नए 8 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या हमारी सरकार ने शुरू किए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षा के ऊपर खड़े होते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, इसके अगर सच साबित करने का प्रयास करते हैं तो मैं उनको कहूंगा कि इतने हम लोगों ने कॉलेज खोले, इतने हम लोगों ने स्कूल खोले महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, जिस प्रकार से हमने एजुकेशन के क्षेत्र में नए आयाम घड़े हैं। आप एक बार वहां पर जाकर दौरा करके आइए, देख के बताइए, और फिर उसके बाद सदन में बोलिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने की आदत हमारी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ते हुए हरियाणा प्रदेश के कदमों को रोकने के लिए कुछ लोगों को मैं कहूंगा कि बड़ी तकलीफ हो रही होगी। ये तकलीफ 2029 तक तो पक्का रहने वाली है, उसमें कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की भी। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा सर कि हमारी सरकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अभी एक मुद्दा आया था, यहां से किसी एक भाई ने बोला कि भाई ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, खड़े होकर ये बोलना तो एक बात ठीक है कि हमारे सामने ये समस्या, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कभी उसकी तरफ भी जाने का ध्यान किया क्या? अगर उसकी तरफ अगर ये अपना ध्यान आकर्षित करते, मैं समझता हूं कि आप लोगों की शंका का समाधान हो जाता। और शंका का समाधान क्या, हमारी मनोहर सरकार ने तो एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को भी बहुत बारीकी से उसका समाधान कैसे करें, इस दिशा में निरंतर प्रयास किया। प्रयास के तरह अगर मैं कहूं कि किसान है भाई, वो किसान अपनी सोसाइटी बना ले, और सोसाइटी बना के और वो एक पंजीकृत करवा ले। और पंजीकृत किस लिए?
कि भाई जो फसल के अवशेष हैं, जो खेत में कटाई के बाद पड़े रहते हैं, उसके बाद बुआई में बिजाई में बड़ी भारी दिक्कत आती है। सरकार ने कहा आप एक सोसाइटी बनाओ और सोसाइटी बना लो, और सोसाइटी बनाने के बाद हम लोग आपके इस कस्टम हेयर सेंटर खोल लो और उसके ऊपर 80% का अनुदान ये हरियाणा की मनोहर सरकार अपने किसान को उपलब्ध करा रही है। आप जहां जहां से भी चुन के आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपने जिला अधिकारी के पास जाइए और उससे पूछिए कि हमारे यहाँ पर कितने लोगों ने कस्टम हेयर सोसाइटी बनाई है और उसमें कितना अनुदान आदरणीय मनोहर लाल की सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराया